गुलामी का चक्र। मालिक बदलते रहे पर मानसिकता वही पुरानी रही। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, पर क्या भारत का नागरिक भी मानसिक रूप से स्वतंत्र है? भारत का इतिहास केवल आक्रांताओं और राजाओं का इतिहास नहीं है, यह मानसिक दोहन का भी इतिहास है। इस जटिल प्रक्रिया को वर्तमान परिवेश में समझना और भविष्य के लिए आधार बनाना शायद आज अत्यंत आवश्यक है, जिसमें व्यक्ति अपने भीतर ही एक मालिक की आवश्यकता महसूस करना शुरू करता है। यह वीडियो इसी गहन मानसिक संरचना को टटोलता है जो सदियों से व्यक्ति को आजादी से ज्यादा सुरक्षा का चयन करवाती आ रही है। असल में इंसान सामाजिक प्राणी है। विकासवाद के अनुसार मनुष्य जाति के प्रादुर्भाव से लेकर आज तक इंसानों ने हमेशा सुरक्षा, स्थिरता और दिशा के लिए सदैव एक नेता या संरक्षक की तलाश की है। पर जब यह तलाश बिना सवाल किए भक्ति में बदल जाती है, तो वही समझदारी स्वयं के शोषण का जरिया बन जाती है। फ्रायड और फ्रॉम जैसे मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि व्यक्ति कई बार स्वतंत्रता के उत्तरदायित्व से बचने के लिए अधीनता और समर्पण को चुनता है। यही वो मनोवैज्ञानिक जड़ें हैं जो भारत में भी बार बार दोहराई गई हैं। राजा जो कहे वही धर्म। यह सोच सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक थी। जब सत्ता को ईश्वरीय वैधता मिलती है तो व्यक्ति चुनौती देने की सोच भी छोड़ देता है। यह बुद्धि का पहला आत्मसमर्पण था, विवेक की जगह अंधभक्ति। सदियों की निरंतर गुलामी ने जनता को इस कदर ढाल दिया कि उन्होंने अपनी ही अधीनता को गर्व और गौरव का प्रतीक मान लिया। यही मानसिकता हर नए शासक को देवदूत के रूप में देखने लगी। विरोध की शक्ति कुंठित हो गई और अधीनता को ईश्वरीय कृपा मानकर स्वीकार कर लिया गया। परिणाम स्वरूप जब विदेशी आक्रांता भी मालिक बनकर आए तो न तो व्यापक प्रतिकार हुआ, न ही आत्मसम्मान का स्वर सुनाई दिया। जनता अपनी स्वतंत्र चेतना खोती रही और हर बार नई गुलामी को एक नई नियति मान बैठी। सबसे गहरा और दुखद असर इस मानसिक गुलामी का तब देखने को मिला जब मुगल भारत आए। जनता ने न केवल उन्हें स्वीकार किया बल्कि एक प्रकार की आत्मसमर्पण की भावना से उन्हें मालिक मान लिया, मानो वे नियति द्वारा भेजे गए उद्धारकर्ता हों। न कोई व्यापक प्रतिरोध उठा, न कोई संगठित असहमति। सब कुछ एक मौन स्वीकृति में विलीन हो गया। यह कोई सामान्य राजनीतिक पराजय नहीं थी, यह चेतना की पराजय थी। दरअसल गुलामी की जो जड़ें सदियों से भीतर बोई जा रही थीं, अब वे फल देने लगी थीं, और वह फल था स्वतः समर्पण। यह दौर सिर्फ राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक हार का भी था। बहुतों ने नए आकाओं के अधीन होना अधिक आधुनिक, सुरक्षित और सम्मानजनक माना। मालिक बदले पर दिमागी बनावट वही रही। अंग्रेजों ने भारत पर सत्ता केवल हथियारों से नहीं, शिक्षा, भाषा और सोच से पाई। लॉर्ड मैकाले का एजेंडा साफ था, एक ऐसा वर्ग बनाओ जो रंग से भारतीय पर सोच से अंग्रेजों का दलाल। मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, इस ब्राउन साहब वर्ग ने भारतीयों को ही यह सिखाया कि अंग्रेजों की गुलामी में गर्व है क्योंकि वे सभ्य हैं। गुलामी का यह संस्करण सबसे खतरनाक था क्योंकि यह बौद्धिक आत्मसमर्पण था। हमने अपने स्वभाव, भाषाओं, ज्ञान और मूल्यों को दोयम दर्जे का मान लिया। हजारों साल से शोषित समाज जिसके तार्किक दृष्टिकोण और विरोध करने की काबिलियत को मार दिया जाता है, कब और कैसे हीन भावना से ग्रसित हो जाती है। इसको लॉर्ड मैकाले बेहतरीन तरीके से समझता था और बेहद सीमित संसाधनों का उपयोग कर यही की जनता के खिलाफ इस्तेमाल कर उनको गुलाम बना लिया। किसी समाज की हीन भावना को इस्तेमाल कर उस पर अपना नियंत्रण करने, यह एक परफेक्ट उदाहरण है जो विश्वविद्यालयों में शोध का विषय बन सकता है। 1947 में जब भारत ने आजादी का उत्सव मनाया तो वह केवल एक राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं थी, यह एक सुखद संदेश था, मानो सदियों की शारीरिक और मानसिक गुलामी का अंत हो गया हो। मगर जो हम धूल समझ बैठे थे वह तो ग्रीस से भी चिपचिपी और अदृश्य बेड़ियां थीं, जो धीरे धीरे और गहराई से हमारी चेतना में जकड़ती चली गई। स्वतंत्रता की शुरुआती रोशनी के बाद देश को फिर से एक पुरानी सत्ता व्यवस्था की ओर बड़ी चालाकी से मोड़ा गया, और यह प्रक्रिया कोई एक दिन की नहीं थी। 1975 का आपातकाल और फिर धीरे धीरे आज वर्तमान तक एक शातिर संगठन द्वारा लोकतंत्र का राजतंत्र में रूपांतरण, यह सब दर्शाता है कि मानसिक गुलामी ने केवल अपना रूप बदला है, स्थान नहीं। नेताओं को सेवक की बजाय तारणहार बना दिया गया, पार्टियों को धर्म और विचारधाराओं को ईश्वर का दर्जा दे दिया गया। अब जो मालिक हैं
वे हमारे जैसे दिखते हैं, हमारी ही भाषा बोलते हैं, इसलिए उनकी अधीनता कम अपमानजनक लगती है। यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति चुनाव करता है पर सोच नहीं। वह भाषण सुनता है पर सवाल नहीं उठाता। वह जयकार करता है पर विवेक खो चुका होता है। यही है आधुनिक लोकतांत्रिक तानाशाही का मनोवैज्ञानिक आधार, जहां व्यक्ति स्वयं को स्वतंत्र मानता है मगर सोचता दूसरों के निर्देश पर है। यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति चुनाव करता है पर सोच नहीं। वह भाषण सुनता है पर सवाल नहीं उठाता। वह जयकार करता है पर विवेक खो चुका होता है। आज भारत में स्थिति सबसे ज्यादा भयावह है। प्रचार, भय और बौद्धिक पराधीनता का अंतिम चरण। बुद्धिमान लोग अपमानित हैं, आलोचना देशद्रोह हो गई और हर सवाल साजिश। इतिहास फिर से लिखा जा रहा है। टीवी और सोशल मीडिया 24/7 मालिक की तारीफ कर रहे हैं। जो सोचते हैं वो देशद्रोही हैं। यह सबसे खतरनाक विचार है। यह आधुनिक भीड़ मनोविज्ञान की चरम सीमा है, जहां भीड़ का जोश समझदारी को निगल जाता है। राष्ट्रवाद की चाशनी में नई गुलामी। हां, महंगाई है पर देश सुरक्षित है। हां, बेरोजगारी है पर गर्व है। तथ्यों से ज्यादा भावनाओं को तरजीह दी जा रही है। देशभक्ति का मतलब अब बेवकूफी है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल ओवरराइड कहते हैं, जहां भावना सोच को दबा देती है। चेतना की क्रांति और आत्मनेतृत्व ही अंतिम समाधान है। भारत के लोग बहादुर हैं, बुद्धिमान हैं, पर अफसोस वे गुलामी के साथ आरामदायक हो गए हैं। जब तक यह मानसिकता नहीं बदलती, चाहे कितनी भी बार ताकत बदले, गुलामी हमेशा रहेगी। सवाल यह है, क्या हम सच में आजाद हैं या सिर्फ मालिक बदले हैं और हम अभी भी वैसे ही हैं, दिमागी तौर पर गुलाम? खुद से पूछो कि तुम क्या कर रहे हो। 1. सोचने वाले नागरिक, मालिक ढूंढने वाले नहीं। 2. एक ऐसी संस्कृति जो नेताओं को सेवक मानती है, भगवान नहीं। 3. संविधान को सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन का दर्शन मानने की समझदारी। मानसिक आजादी तभी मुमकिन होगी जब हर नागरिक विकल्प की तलाश में नहीं निकलेगा, खुद विकल्प बनने की ठानेगा। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, जब तक हम मालिक बदलते रहेंगे पर मानसिकता नहीं, तब तक भारत सिर्फ राजनीतिक रूप से आजाद है, दिमागी रूप से नहीं। अगर हम इस बार चेतना, बातचीत और समझदारी को फिर से जिंदा नहीं करते, तो यह गुलामी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होगी। चलते चलते एक छोटी सी गुजारिश, यह चैनल उन आंखों के लिए है जो अब भी सच देखना चाहती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमारी ताकत है। धन्यवाद।